ईरान की सेना ने इजराइल से युद्ध की सभी तैयारियां पूरी कर ली है और ये ऐलान भी उसकी तरफ से हो चुका है। और इसके बाद सुपर पावर अमेरिका बैकफुट पर चला गया है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ईरान को इजराइल पर हमले से बचने की सलाह दी है, लेकिन ईरान ने वॉर जोन में मिसाइलें उड़ा करके अमेरिका के सैन्य अड्डे को एक बार फिर से खतरे में डाल दिया है। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, खामनेई शहाब लड़ाके का टारगेट आखिर क्या है। वॉर जोन में आ गया ईरान। इजराइल पर पहली मिसाइल लॉन्च। खाड़ी में यूएस सैन्य अड्डे फर्स्ट टारगेट। शहाब 3 से दहलेगा इजराइल। सेजिल से उड़ेंगे यूएस के जंगी बेड़े। ईरान इजराइल टक्कर, ट्रंप लाएंगे बड़ा ट्विस्ट। विस्फोटक, विध्वंसक हथियार, महाविनाशकारी प्रहार। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर ने युद्ध का ट्रेलर दिखा दिया है। समंदर में ईरान अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने उतर गया है। बैटलशिप, मिसाइलें, डिस्ट्रॉयर और महाविनाशकारी हथियारों से लैस ईरानी नेवी तहलका मचा रही है। इजराइल और अमेरिका से टक्कर लेने का ऐलान भी ईरानी नेवी के टॉप कमांडर्स ने कर दिया है, लेकिन ईरान के तैश में आते ही अमेरिका बैकफुट पर चला गया। बाइडेन ने ईरान के जवाबी हमले पर क्या कहा, बहुत गौर से देखिएगा। What's your message to Iran? Mr. President, what's your message to Iran? Any thoughts on former President Trump saying? What's your message to Iran? Mr. President, what's your message to Iran? Any thoughts on former President Trump saying? इजराइल भी ईरान के गुस्से और बदले की आग को देख थर्रा गया है, लेकिन ईरान अब रुकने वाला नहीं है। किसी भी चाल में फंसने के लिए खामनेई रेडी नहीं है, क्योंकि ईरान में घुसकर हानिया का मर्डर, गाजा में मोहम्मद दैफ का सफाया, लेबनान में हिजबुल्लाह की पिटाई, यमन में हूथियों पर हमले, क्या क्या बर्दाश्त करेगा ईरान। ईरान के बर्दाश्त की हद पार हो गई है। ईरान के पास जवाब देने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा है। ईरान सब्र का और इम्तिहान देने के लिए तैयार नहीं है। ईरान के सर्वेसर्वा अली खामनेई ने इजराइल को, अमेरिका को और उसका साथ दे रहे अरब देशों को अपनी मिसाइल ताकत का एहसास कराने का मन बना लिया है। ईरान धमकी की बजाय अब धमाके के मंसूबे बना चुका है, लेकिन ईरान के पलटवार से मचने वाली तबाही का अनुमान लगाने के बाद अमेरिका ने युद्ध पर ब्रेक लगाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। सही मायने में कहा जाए तो सुपर पावर ने ईरान के आगे सरेंडर कर दिया है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन का ये बयान फिर सुनिए, सिर्फ एक शब्द में उनका खौफ जाहिर हो रहा है। What's your message to Iran? Mr. President, what's your message to Iran? Any thoughts on former President Trump saying? What's your message to Iran? Mr. President, what's your message to Iran? Any thoughts on former President Trump saying? प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यह अपील डेलावेयर में चर्च से निकलते हुए की है। बस एक शब्द में उन्होंने आने वाले खतरे से अमेरिका को बचाने की गुजारिश ईरान से की है। इसकी वजह क्या है? क्या अमेरिका को ईरान से भिड़ने में डर लग रहा है? क्या अमेरिका को इजराइल की तबाही का खौफ सता रहा है? क्या अमेरिका अरब वर्ल्ड में अकेले पड़ चुका है? क्या मिडिल ईस्ट में सुपर पावर की हस्ती मिट सकती है? ईरान के तेवर और ताकत तो यही सिग्नल दे रहे हैं कि अमेरिका का नुकसान हो न हो, इजराइल को ईरान पूरी तरह बर्बाद करके रहेगा। ईरान को जब से रूस से हथियार और सपोर्ट मिला है, तब से ईरान अटैकिंग मोड में है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का माहौल बनने के बाद
रूस ने ईरान की 15 साल पुरानी डिमांड पूरी करते हुए उसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान कर दिया। S-400 दुनिया का सबसे एडवांस एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम आसमान से घात लगाकर हुए हमलावर मिसाइल को पल भर में राख कर देता है। S-400 से ईरान आसपास के बड़े इलाके पर नजर रख पाएगा। S-400 की सबसे खास बात यह है कि इसे कहीं भी मूव करना आसान है। S-400 को नेटो द्वारा SA-21 क्राउलर लॉन्ग रेंज डिफेंस मिसाइल सिस्टम कहा जाता है। पुतिन का बाहुबली कहा जाने वाला S-400 -70 डिग्री तक तापमान में काम करने में सक्षम है। रूस के साथ पाकिस्तान भी ईरान के सपोर्ट में उसे शाहीन 3 मिसाइल देने की प्लानिंग कर चुका है। शाहीन 3 पाकिस्तान की सबसे खतरनाक मिसाइल है। 19.3 मीटर लंबी इस मिसाइल की रेंज 2750 किलोमीटर है। यानी इजरायल क्या, उसके आसपास के अमेरिकी सैन्य अड्डे भी ईरान की रेंज में होंगे। बैटल ग्राउंड में ईरानी कुद्स फोर्स IRGC की कमांडो फोर्स के सपोर्ट में ईरानी नेवी की मिसाइलें और डिस्ट्रॉयर भी दमदार हैं। امروز دقت در سلاح‌ها در نیروی دریایی، سرعت عمل سامانه‌ها و شناورها، هوشمندی، تحرک و چالاکی جزء مسلم توان دریایی ما محسوب می‌شود. ईरान की मिसाइल पावर से इजरायल अच्छी तरह से वाकिफ है, लेकिन नए दौर के हाईटेक वॉर के लिए भी ईरान नेवी ने तैयारी कर ली है। इजरायल के हर हथियार का तोड़ ईरान ने तलाश लिया है। ईरान नेवी के कमांडर अलीरेजा तांगसिरी ने ऐलान किया कि ईरान इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए भी रेडी है। मुकाबले با جنگ الکترونیک ما سامانه‌هایی رو در همین الحاق آوردیم که انشالله عملاً به امروز با دست در واقع فرمانده محترم و حضور ایشون به مجموعه واگذار خواهد شد. ब्रिटिश मीडिया द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सेना इजरायल पर सीधा हमला करना चाहती है। IRGC राजधानी तेल अवीव और इजरायल के दूसरे शहरों में मिलिट्री बेस को निशाना बनाना चाहती है। वहीं ईरान के नए राष्ट्रपति पेजेश्कियन मिडिल ईस्ट के दूसरे देश जैसे अजरबैजान और इराकी कुर्दिस्तान में मौजूद इजरायल के बेस और मोसाद के ठिकानों पर अटैक करना चाहते हैं। इसके अलावा पेजेश्कियन ने लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह को बेहतर हथियार देने और इजरायल पर हमले में उसे सपोर्ट करने का भी प्रस्ताव रखा है। असल में पेजेश्कियान को डर है कि इजरायल पर सीधा हमला करने से ईरान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन IRGC सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की सुनती है, जिन्होंने इजरायल को कड़ी सजा देने की धमकी दे रखी है। ये धमकी इस्माइल हानिया की मौत के बाद दी गई थी, जिसके बाद से ईरान की सभी सेनाएं युद्ध की तैयारी में जुट गईं। तैयारियां पूरी होने के बाद ईरान युद्ध के लिए ललकार रहा है। इजरायल और अमेरिका दोनों से हिसाब बराबर करने के लिए मैदान में आ चुका है। उधर सुपर पावर शांति शांति की दुहाई दे रहा है। हालांकि ईरान ने बाइडेन की अपील को बेमानी बताया है, मगर सुपर पावर की तरफ से अब भी डिप्लोमेटिक चैनल ओपन होने की दुहाई दी जा रही है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने बताया है कि बाइडेन युद्ध रोकने की सभी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इसमें वो कामयाब होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। We don't want to see this conflict escalate. We certainly don't want to see any sort of all-out regional war. And there's not a whole lot of indications that other parties here want to see the same thing, which is why we're working really, really hard with intense diplomacy to try to avoid an escalation. ईरान के आक्रामक रुख को देखते हुए एहतियातन अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती में इजाफा किया है। सुपर पावर ने मिडिल ईस्ट के सभी बेस को एक्टिवेट कर रखा है। साथ ही इन बेस पर इजरायल की खातिर हथियारों की तैनाती भी युद्ध स्तर पर की जा रही है। इसके पीछे ईरान समर्थक हुथी और हिजबुल्लाह के अटैक को भी माना जा रहा है। जॉन किर्बी के मुताबिक मुमकिन है कि ईरान इन्हीं गुटों से इजरायल पर बड़े और खौफनाक हमले कर पाए। We can't assume that should there be another attack by Israel that Iran's proxy forces won't be involved. It would be foolhardy for us to assume that they wouldn't be. We got to prepare for all contingencies, and we are. But I don't think anybody should fool themselves about the strong connections, the muscle and sinew that exists between
Hezbollah and Tehran. जैसी आशंका बाइडेन जता रहे हैं, उस प्लान पर ईरान 1 अप्रैल 2024 से चल रहा है, जब से इजरायल ने सीरिया में ईरानी दूतावास को धमाके में उड़ाकर उसके टॉप कमांडर का खात्मा किया है। ईरान और इजरायल में अदावत का नया दौर सीरिया अटैक के बाद से शुरू हुआ है। 1 अप्रैल 2024 को इजरायल ने सीरिया के दमिश्क में ईरानी दूतावास को F-35 जेट से उड़ा दिया था। इजरायल के हमले में ईरान की कुद्स फोर्स के 2 टॉप कमांडर और 5 अन्य अधिकारियों की मौत हुई थी। मरने वालों में सीरिया में ईरान के सबसे सीनियर अधिकारी मोहम्मद रेजा जाहिदी और उनके डिप्टी कमांडर मोहम्मद हज रहीमी शामिल थे। ईरान ने इस हमले का बदला लेने के लिए इजरायल पर हजारों रॉकेट दागे थे। हालांकि ईरान के रॉकेट अटैक से बचाने के लिए अमेरिका और ज्वाइंट फोर्सेस ने मदद की, जिससे इजरायल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस हमले के बाद इजरायल ने ईरान में घुसकर हमास के सर्वोच्च नेता इस्माइल हानिया का सफाया कर दिया। इससे पहले इजरायल मोहम्मद दैफ को मार चुका था, जिसकी सूचना 1 अगस्त को दी गई। ईरान बैक टू बैक मिले झटके से उबर पाता। उससे पहले अमेरिका ने यमन में ईरान समर्थित हूथियों पर एक्शन शुरू कर दिया। हूथी विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका के हमले ने ईरान को बौखला दिया है। ईरान के सीक्रेट सोल्जर के तौर पर काम करने वाले हूथी विद्रोही जबरदस्त पलटवार के हुंकार भर चुके हैं। हिजबुल्लाह, हूथी और ईरान की कुद्स फोर्स का ट्रिपल अटैक शुरू हुआ तो इजरायल में हाहाकार तय है। युद्ध के इस टेंशन के बीच अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक अलग फ्रंट खोल चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का यह मैसेज ईरान के लिए है, जिसमें उन्होंने दावा किया है, हमारी कई वेबसाइटों में से एक को ईरानी सरकार ने हैक कर लिया है। ऐसा करना कभी भी अच्छी बात नहीं है। ईरान और कुछ दूसरे फिर भी ऐसा करने से नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमारी सरकार कमजोर और अप्रभावी है। लेकिन यह लंबे समय तक नहीं रहेगा। ईरान को यह एहसास नहीं है कि मैं दुनिया को एक बेहतर और सुरक्षित जगह बनाऊंगा, और ये उनके लिए भी अच्छा है। डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे ईरान को धमका रहे हैं। ये बताने से नहीं चूक रहे हैं कि जल्द अमेरिका में हुकूमत बदलने जा रही है, जिसके बाद ईरान को अलर्ट रहना होगा। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए अमेरिका ने ईरानी कुद्स फोर्स के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी को इराक में मारा था। कासिम सुलेमानी की मौत के बाद अमेरिका और ईरान में डायरेक्ट वॉर की नौबत आई थी। ईरान ने तब खाड़ी में अमेरिकी सैन्य अड्डों को मिसाइल धमाकों से दहला दिया था। यानी अमेरिका में प्रेसिडेंट कोई भी बने, ईरान से दुश्मनी का दौर खत्म नहीं होने जा रहा है। यही दुश्मनी इजरायल के लिए भी सबसे बड़ा और खौफनाक खतरा है। इस्माइल हानिया को खत्म करने के बाद अब इजराइल ने हमास को दूसरा बहुत बड़ा झटका दिया है। इजराइल ने ऑपरेशन हानिया पार्ट 2 को ठीक उसी तरह से अंजाम दिया है, जिसका डर याह्या सिनवार को लगातार सता रहा था। लेबनान की सड़क पर यह कार चल रही है और इस कार के साथ जल गए 2 लोग। इनमें से एक था लेबनान का हमास कमांडर और दूसरा था उसका बॉडीगार्ड, जिसकी हालत इस वक्त काफी नाजुक बनी हुई है। कार पर हुए हमले के बाद वहां भीड़ जुट गई। तेहरान के बाद इजरायल का ऑपरेशन हानिया पार्ट 2 बताया जा रहा है। हानिया पार्ट 2 का मतलब जिस तरह इजरायल ने तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया को मारा, अब वैसे ही उसने लेबनान के शहर सिदोन में समर अल हज को खत्म कर दिया। समर अल हज लेबनान में हमास का कमांडर था। समर अल हज इसी कार में था। सिदोन के आसपास वो काफी एक्टिव था और जब इजरायल को इसकी खबर मिली तो उसने उसकी कार पर सटीक इंटेलिजेंस के साथ ऐसा हमला किया कि हश्र आपके सामने है। इजरायल ने लेबनान में ऑपरेशन हानिया पार्ट 2 को अंजाम दिया है। हानिया पार्ट 2 यानी समर अल हज का अंत। ये हमला लेबनान के सिदोन शहर में हुआ। ये जगह इजरायल लेबनान बॉर्डर से 60 किलोमीटर उत्तर में है। यहीं पर हुई इजरायल की एयर स्ट्राइक में समर अल हज को मार डाला गया। इजरायल की इस स्ट्राइक ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि नेतन्याहू ना ईरान के खिलाफ खामोश बैठने के लिए तैयार हैं, ना ही वो हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को चैन से बैठने देंगे। इजरायल की स्ट्राइक बताती है कि इस वक्त नेतन्याहू गाजा के अलावा ईरान और लेबनान दोनों मोर्चों पर युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। דברים מסתמנים. נסראללה עלול לגרור את לבנון לשלם מחירים כבדים ביותר. כבדים ביותר.
הם לא מתארים לעצמם מה יכול לקרות. אני מניח שאם הם ייקחו תמונה של עזה הם יבינו. אבל לא תמיד ההיגיון מדבר. लेबनान के सेदौन शहर में जब हमास के कमांडर समर अल हज का जनाजा निकला, समर्थकों की भीड़ के साथ लेबनान की सेना का भी पहरा था। इजरायल ने जिस तरह से ऑपरेशन हानिया पार्ट 2 को अंजाम दिया है, उससे लेबनान में हड़कंप मच गया है, क्योंकि इजरायल अपने दुश्मनों को एक एक करके बहुत खामोशी से निपटा रहा है। 30 जुलाई 2024 इजरायल ने सबसे पहले लेबनान में हसन नसरल्ला के सबसे बड़े कमांडर फुआद शुक्र को बेरूत में हुई एयर स्ट्राइक में मार डाला। 31 जुलाई 2024 इजरायल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन हमास चीफ इस्माइल हानिया को तेहरान में खत्म कर दिया, जिससे सबसे बड़ा झटका ईरान को भी लगा। 9 अगस्त 2024 इजरायल ने लेबनान में हमास के टॉप कमांडर समर अल हज को एयर स्ट्राइक में खत्म कर दिया। لذلك يودنا آتي إن شاء الله يودنا آتي قويا مؤثرا فاعلا وبيننا وبينهم ما زالت الأيام والليالي وننتظر الميدان। साफ है कि 10 दिनों के अंदर इजरायल ने अपने 3 बड़े दुश्मनों को मौत की नींद सुला दिया है। ये ईरान के लिए भी बड़ा पैगाम है और लेबनान में हिजबुल्लाह के लिए भी बड़ी चेतावनी है कि युद्ध की जितनी बड़ी धमकी क्यों न मिले, इजरायल अपने किसी भी ऑपरेशन को लेकर 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। على عمليات الاغتيال الطبيعي وفي رد حيكون نوعي وقاسي على مستوى اغتيال الشهيد اسماعيل هنية والشهيد فؤاد شكر واليوم والشهيد الحاج. هيدي حرب مفتوحة نحن والعدو الإسرائيلي. हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए इजरायल के साथ अमेरिका है और उसने अपना एक बड़ा जहाज लेबनान से 250 किलोमीटर दूर लाकर खड़ा कर दिया है। ये है अमेरिका का एम्फीबियस असॉल्ट शिप यूएसएस वास्प। देखिए कैसे अमेरिकी नौसेना के कमांडो खामोशी से इस जहाज पर पहरा दे रहे हैं। अमेरिका जानता है कि वो भी हिजबुल्लाह के टारगेट पर है और इसलिए अमेरिकी नौसेना कोई चांस नहीं लेना चाहती। उसके कमांडो जहाज के चारों तरफ पहरा दे रहे हैं। यूएसएस वास्प पर 2,2500 सैनिक हमेशा तैनात रहते हैं। ये जहाज एक हेलीकॉप्टर कैरियर है जिस पर हैरियर और F-35 जैसे फाइटर जेट भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये बात हिजबुल्लाह को भी मालूम है कि इस कैरियर से अमेरिका हेलीकॉप्टर के जरिए लेबनान पर कमांडो ऑपरेशन वाला एक्शन कर सकता है। यही भरोसा अमेरिका अब इजरायल को दिलाना चाहता है कि समंदर से ऑपरेशन चलाकर अमेरिका इजरायल के हर दुश्मन को खत्म कर सकता है, चाहे वो सीरिया में बमबारी हो या फिर लेबनान के बॉर्डर को सैनिटाइज करने का ऑपरेशन। हालांकि अमेरिका को रोकने के लिए लेबनान में हिजबुल्लाह को अब ईरान से ऐसी मिसाइल मिल चुकी है जो अमेरिका के ऐसे विशालकाय जहाज को पल भर में डुबो सकती है। इस मिसाइल को लेकर अमेरिका में हिजबुल्लाह का खौफ बढ़ चुका है, क्योंकि बाइडेन जानते हैं कि नसरल्लाह के एक ऑर्डर से अमेरिका के जहाज को डुबाया जा सकता है। इसलिए हिजबुल्लाह के मिसाइल वाले खतरे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। 2006 में हिजबुल्लाह ने इजरायल के कॉर्वेट यानी जंगी जहाज पर एंटी शिप मिसाइल से हमला किया था। इस हमले में इजरायल के युद्धपोत को भारी नुकसान पहुंचा था। अब हिजबुल्लाह के पास जो एंटी शिप मिसाइल है उसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। इसलिए लेबनान या इजरायल से यह फासला बनाना अमेरिका के लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि हिजबुल्लाह की लीडरशिप तेहरान से मिलने वाले ऑर्डर पर काम करती है। इसलिए सवाल यह भी है कि क्या ईरान चाहता है कि हिजबुल्लाह इजरायल पर अटैक कर दे। ईरान ये भी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि इस वक्त इजरायल बेहद चौकन्ना है और अब अमेरिका की शक्ल में उसे नई ताकत फिर से मिल गई है, यानी युद्ध की पूरी गारंटी से कोई इनकार नहीं कर रहा। इस बात को समझते हुए लेबनान का चप्पा चप्पा इस वक्त अजीब सी सनसनी महसूस कर रहा है। यहां के एक वरिष्ठ मंत्री नासिर यासीन ने तो यहां तक कह डाला कि इजरायल से युद्ध के लिए लेबनान तैयार हो चुका है।
गाजा में जिस तरह से हमले हो रहे हैं, लेबनान अपने ऊपर ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरे क्षेत्र में बड़ा युद्ध छेड़ दिया है और नेतन्याहू ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इजराइल की राजनीति में अपनी गर्दन बचाना चाहते हैं। One who flies or sends their militants or their assassins to another capital, is not shy from waging a regional war. I think we are getting closer to a regional conflict. We are, as a matter of fact, in regional conflict. I think Netanyahu is only concerned about waging this regional war to save his neck. लेबनान के अस्पतालों को इमरजेंसी के लिए तैयार किया जा रहा है ताकि युद्ध शुरू हो तो घायलों को इलाज के लिए पूरा इंतजाम हो। साफ नजर आ रहा है कि हिजबुल्लाह और इजराइल के युद्ध के लिए लेबनान के डॉक्टर और नर्स भी तैयार कर दिए गए। حيصير خصو بالانسيدنت هاي كله حيصير خصو بعلاج المرضى يلي هن عندهم جرحى. اوكي فمشان هيك نحن مش انه عم ندرب بس ممرضات واطباء غرفه الطوارئ، عم ندرب كل المستشفيات. इस वीडियो में हिजबुल्लाह बहुत पहले अपना पंजा दिखा चुका है। हिजबुल्लाह आगे क्या करने जा रहा है, इस वीडियो में उसके अगले एक्शन का साफ साफ इशारा किया गया है। इस वीडियो में हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। इसे ही हिजबुल्लाह का खूनी पंजा कहा जा रहा है। इस वीडियो में लेबनान के मिलिशिया हिजबुल्लाह की सबसे खतरनाक फोर्स एक्शन में दिखाई दे रही है। ये हिजबुल्लाह की ऐसी फोर्स है जिसे अभी तक हसन नसरल्लाह ने छुपा कर रखा हुआ था, लेकिन अब इसका अंडरग्राउंड वाला दरवाजा खुलने जा रहा है। अगर ये पूरी तरह खुल गया तो समझ लीजिए कि इजराइल को बचाना अमेरिका के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। आप इसे हिजबुल्लाह का पंजा कह सकते हैं। हिजबुल्लाह का ये पंजा बहुत खतरनाक है। इसके टारगेट पर इजराइल है, इसके टारगेट पर अमेरिका है और हर वो ताकत है जो इस वक्त गाजा पर बमबारी में इजराइल का साथ दे रही है। इस पंजे में हिजबुल्लाह की रॉकेट फोर्स है, इसमें हिजबुल्लाह का एंटी टैंक दस्ता भी है, हिजबुल्लाह के पंजे में स्नाइपर वाली टोलियां भी हैं, इसमें हिजबुल्लाह की स्पेशल फोर्स भी है और अब तक इसमें हिजबुल्लाह की सबसे खतरनाक और सटीक बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल हो गई है। लेकिन सच ये है कि इजराइल अब लेबनान में जहां चाहे एयर स्ट्राइक कर रहा है। सिदोन में ये वही कार है जिस पर हमास कमांडर समर अल हज को मारा गया। हमास के बाद हिजबुल्लाह इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है और इजराइल दोनों मोर्चों पर लड़ रहा है। लेबनान इजराइल बॉर्डर पर हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं, तोपखाने दोनों तरफ से खुले हुए हैं, लेकिन जब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का बम गिरता है तो धमाका बड़ा होता है। हिजबुल्लाह और इजराइल की टक्कर इस वक्त तीसरी स्टेज पर पहुंच चुकी है। हिजबुल्लाह ने अपना पंजा निकालने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब है आर पार का युद्ध। ये अमेरिका के लिए बहुत फिक्र की बात है। इस वक्त अमेरिका नहीं चाहता कि गाजा के अलावा इजराइल किसी दूसरे फ्रंट पर लड़ने के लिए मजबूर हो जाए, लेकिन गाजा से अलग इजराइल लेबनान बॉर्डर पर जो युद्ध चल रहा है वो इजराइल की वजह से धीमा होने की बजाय अब बहुत तेज हो गया है। जिन लोगों ने अब तक रूस का यूक्रेन के खिलाफ ताबड़तोड़ हमला देखा है, उन्हें अब यूक्रेन का अटैकिंग मोड भी जरूर देखना चाहिए। यूक्रेन की फौज रूस की सीमा से 38 किलोमीटर अंदर दाखिल हो गई और यूक्रेन की सेना ने कई इलाकों पर कब्जा भी करने का दावा किया और अब कहा जा रहा है कि पुतिन का सेफ हाउस भी अब जलने लगा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस पर सबसे बड़ा आक्रमण। रूस के 38 किलोमीटर तक अंदर घुस गई यूक्रेन की सेना। यूक्रेन के 1000 से ज्यादा सैनिक, 20 बख्तरबंद गाड़ियां और 11 टैंक रूस में मौजूद।
यूक्रेन ने रूस के कई गांवों पर किया कब्जा। रूस के न्यूक्लियर केंद्र पर मंडरा रहा है खतरा। हजार लोग घर छोड़ने पर हुए मजबूर। पुतिन को लगवानी पड़ गई इमरजेंसी। ढाई साल की वॉर के बाद यूक्रेन का यह सबसे बड़ा पलटवार है। युद्ध का रुख किस लेवल पर बदल चुका है, तस्वीरें इसकी गवाह हैं। यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क इलाके पर मिसाइलों, तोप, गोलों से बड़ा हमला किया, जिसमें 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की दागी गई मिसाइल एक आवासीय इमारत पर गिरी, जिससे इमारत में आग लग गई। यूक्रेन की फौज अब तक रूस के हमलों को रोकने के लिए डिफेंसिव मोड में थी, लेकिन अब तो रूस में घुसकर हमले कर रही है। हमले भी ऐसे कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की रातों की नींद हराम हो गई है। राष्ट्रपति पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की है। मीटिंग के बाद तत्काल रूस ने यूक्रेन से लगे 3 बॉर्डर की ओर टैंक और तोप रवाना कर दिए हैं। रूस ने 3 क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया है। कुर्स्क, बेलगोरोद, ब्रायांस्क में रूसी फौज की तादाद बढ़ाई जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने अग्रिम मोर्चों पर अपनी सैन्य क्षमताओं की एक बड़ी तैनाती की घोषणा की है। सैनिकों की आपातकालीन तैनाती के बावजूद मंत्रालय का दावा है कि उन्होंने अब यूक्रेन को रूसी भूमि में बढ़ने से रोक दिया है। रूस ने इसे फाइट अगेंस्ट टेररिज्म का नाम दिया है, जबकि यूक्रेन इसे दुश्मन के घर में घुसकर मारने की कार्रवाई बता रहा है। सुनिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने क्या कहा है। І сьогодні кілька разів вже доповідав головком Сирський щодо фронту та наших дій і витисканню війни на територію агресора. Дякую кожному нашому підрозділу Сил оборони, які це забезпечують. Україна доводить, що дійсно вміє повертати справедливість та гарантує саме такий тиск, який потрібен – тиск на агресора. युद्ध में अब तक हमलावर रूस बैकफुट पर तो दिख रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले कमजोर और कम हो गए हैं। आपको आगे दिखाएंगे कि कैसे रूस की सेना ने यूक्रेन पर ताजा हमले किए हैं, जिसने यूक्रेन में नया जलजला पैदा कर दिया है। उसके पहले देखिए यूक्रेन की रूस के खिलाफ हमले की कैसी खतरनाक योजना है। रूस के कुर्स्क इलाके में भीषण युद्ध छिड़ गया है। हमले से हैरान पुतिन की सेना यूक्रेनी हमले को रोकने के लिए हर कोशिश कर रही है। रूस को यूक्रेन पर कब्जा करने से ज्यादा अब अपनी जमीन को वापस हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना पिछले 4 दिनों से लगातार हमला कर रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन की 22वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के 300 से ज्यादा सैनिकों ने 11 टैंकों और 20 से अधिक बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों के साथ निकोलाएव दारिनो और ओलेशन्या की बस्तियों के पास रूसी सीमा सुरक्षा चौकियों पर हमला किया। रूसी सीमा को तोड़कर पहुंचे यूक्रेन के सैनिकों ने यहां जमकर तबाही मचाई है। रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यूक्रेन के इस हमले का जवाब देने के लिए कुर्स्क इलाके में अतिरिक्त सैनिकों को भेजा जा रहा है। रूसी सेना ने कुर्स्क इलाके में कई रॉकेट लॉन्चर, आर्टिलरी गन, ट्रेलर ले जाने वाले टैंक और भारी टैंक तैनात किए हैं। यहां रूस ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। ये बात बहुत गौर करने वाली है। रूस संघीय स्तर पर आपातकाल की घोषणा तब करता है जब 500 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं या 500 मिलियन रूबल, लगभग 6 मिलियन से ज्यादा का नुकसान होता है। हालात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ज़ेलेंस्की की फौज रूस में कैसा कयामत वाला मंजर पैदा कर रही है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि
यूक्रेन का हमला रूस को मोर्चे से संसाधन हटाने के लिए मजबूर करने और पश्चिम को यह दिखाने का प्रयास है कि यूक्रेन अभी भी लड़ सकता है। कुर्स्क हमले के बाद रूस को अपने युद्ध के उद्देश्यों का विस्तार करके पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहिए। अपनी ही जमीन पर यूक्रेन की सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए रूस की फौज बेहद खतरनाक इस्कंदर मिसाइलें फायर कर रही है। रूस की फौज बेहद तेज और इंसान को भूसा बना देने वाला सुखोई 34 से हमला कर रही है। यूक्रेन की ओर से ऐसे हमलों की आशंका पुतिन को कतई नहीं होगी। ना ही इस स्तर पर रूस तैयार था, लिहाजा बड़े नुकसान की गारंटी कही जा रही है। रूस की बौखलाहट स्वाभाविक है क्योंकि यूक्रेन रूस की जिन जगहों को टारगेट कर रहा है उससे थोड़ी दूर परमाणु संयंत्र है। ये पावर प्लांट सुदजा शहर से करीब 60 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। ये पावर प्लांट रूस के सबसे बड़े परमाणु संयंत्रों में से एक है। यूक्रेन की कार्रवाइयों से परमाणु संयंत्र को भारी खतरा पैदा हो गया है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी ने रूस और यूक्रेन दोनों से ही हर संभव सब्र बरतने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने कहा है कि परमाणु हादसे को रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए। परमाणु हादसा होने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेन की आक्रामक कार्रवाई को अब 5 दिन हो गए हैं। यूक्रेन के सैनिकों के दावे का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें रूसी कंपनी गैज़प्रोम के गैस फैसिलिटी पर कब्जे का दावा किया गया है। ये सुदजा शहर के उत्तर पश्चिम में यूक्रेन की सीमा से करीब 7 किलोमीटर दूर स्थित है। ऐसा लग रहा है कि युद्ध में अब तक तबाही झेलते यूक्रेन ने रूस को बर्बाद करने की कसम खा ली है। यूक्रेन आक्रामक है लेकिन रूस कमतर कहीं से नहीं दिख रहा है। रूस ने यूक्रेन पर किया हवाई स्ट्राइक। राजधानी कीव में मिसाइल अटैक का अलर्ट। कीव के बाहरी इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम को हमलों को विफल करने में लगाया गया है। कीव के मेयर विटाली क्लिस्को ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर लिखा कि एयर डिफेंस यूनिट्स काम कर रही हैं। हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई है। हमले को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा है कि उन्होंने कम से कम 2 विस्फोटों की आवाज सुनी। अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमले में किसी की जान गई है या घायल हुए। एक दिन पहले एक रूसी विमान की ओर से यूक्रेन के शॉपिंग मॉल पर मिसाइल के जरिए हमला किया गया। पूर्वी डोनेट्स्क इलाके में किया गया यह हमला शहर के रिहायशी इलाके में हुआ जिसमें कम से कम 11 लोग मारे गए जबकि 44 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रूस अब अपनी जमीन पर भले ही युद्ध के लिए बाध्य हुआ है लेकिन यूक्रेन को जला डालने में कोई कोर कसर नहीं उठा रहा। सुमी, खार्किव, डोनेट्स्क, पोक्रोवस्क, टोरेट्स, क्रामाटोर्स्क। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सामने 2 चुनौतियां हैं। पहली, यूक्रेन को रूस के हमले से बचाना और अब रूस के भीतर घुसकर उसके संवेदनशील स्थानों को टारगेट करना। Перш за все, відзначу за цей тиждень усіх наших воїнів, бойові бригади, які дійсно результативно захищають нашу державу, знищують окупанта. Увесь фронт ми не залишаємо без уваги. Кожен напрямок, всі точки бойових зіткнень. Сумщина, Харківщина, всі напрямки на Донеччині. Зокрема, найбільш жорсткі – Покровський, Торецький, Краматорський і південь нашої держави. Всюди є за що подякувати українським воїнам. रूस और यूक्रेन में से कोई भी इस जंग में पीछे हटने को तैयार नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी गठबंधन नाटो को चेतावनी दी थी कि रूस और नाटो के बीच सीधा टकराव तीसरे विश्व युद्ध की तरफ पहला कदम होगा। पुतिन ने परमाणु युद्ध को लेकर भी आगाह किया था लेकिन पुतिन की वार्निंग ना ज़ेलेंस्की को रूस में घुसकर हमला करने से रोक पाई और ना ही नाटो पर इसका कोई असर हुआ है। लिहाजा रूस यूक्रेन का सबसे भयावह मंजर अब बहुत दूर नहीं दिख रहा है।